हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया मजे में तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बेटा, इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 1 ऑफ सितंबर 2024 अटेम्प्ट। और यहां पर मैं हम जो पेपर 1 है अकाउंटिंग का, उसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। मेरे मॉक टेस्ट पेपर जो हमेशा ही रहते बेटा कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, कारण उसका क्योंकि वो एक सैंपल पेपर है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया लगता है कि कहां पे आप लोग स्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। तो एग्जाम से हमेशा इनको पहले देना, कुछ पेपर्स को एटलीस्ट 100 मार्क्स के कंप्लीट, वो आप लोगों के लिए हमेशा जैसे बेनिफिशियल रहते हैं ना। काफी बार बच्चों को कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती है, डाउट आते हैं या क्वेश्चन सॉल्व नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चों ने या तो पेपर दिया नहीं है, वो सीधा वीडियो देखना चाहते हैं, या पेपर दिया और उनको कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो वो इसके जरिए अपने पास सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपने पास में। तो फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, ये हमारे पास सीरीज 1 है बेटा, जो 29 जुलाई 2024 को इंस्टीट्यूट निकालता फॉर दी सितंबर 2024 अटेम्प्ट। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे बेटा, हमेशा पेपर की यही पैटर्न पे आपका पेपर भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है, और बाकी आपको 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, तो वो एक चॉइस हो जाती है आपके पास में, ठीक है ना, वो आपके पास चॉइस आ जाती है। नाउ सबसे पहला जो क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें 3 सब पार्ट्स है। तो पहला तो ट्रू फॉल्स ही हमेशा होता है, जिसमें 6 ट्रू फॉल्स होते हैं, 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर के। तो यही है, स्टेट विद रीजंस, बताइए क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो हमें रीजन देना आवश्यक होता है कि वो क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। जैसे सबसे पहले क्या है, कहते हैं जो बैलेंस है पेटी कैश बुक में वो हमारा एसेट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पेटी कैश बुक होता है, हम छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से पेटी कैशियर बिठा देते हैं और उसको कुछ पैसे दे देते हैं। मान लो हमने 1000 रुपए दे दिए, अब वो क्या करता है, उसमें से कुछ खर्चे करेगा, मान लो उसके 800 के खर्चे हो गए, अब जो 200 बैलेंस रह गया, भाई वो जो उसके पास बैलेंस बचा वो मेरा एसेट ही तो है। जैसे मेरा मेन कैश बॉक्स में जो पैसा पड़ा है वो मेरा एसेट है, वैसे जो पेटी कैशियर के पास बच गया वो भी तो मेरा क्या है, एसेट ही तो है। तो यहां पर में वही चीज आ रही है कि आंसर इज ट्रू। जो अमाउंट आपका बेटा पेटी कैश के पास पड़ा होता है, पेटी कैश बुक बैलेंस रिप्रेजेंट जो कैश फिजिकली एग्जिस्टेंस है, तो इसलिए वो हमारा क्या है, एसेट है। अगला है, फिनिश गुड्स को हम नॉर्मली वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। नहीं, कंजर्वेटिज्म का नियम एएस नंबर 2 जो हम इन्वेंट्री के चैप्टर में बात करते हैं बेटा, इनको वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो करेक्ट वर्ड है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो नुकसान की संभावना वो रिकॉर्ड करने की बात होती है, तो फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना बात। यस सर। तीसरा आता है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हो रही है फॉर द करंट ईयर, वो आपके पास में शो किया जाता है बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट। जो सब्सक्रिप्शन मिली है, क्या वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे आता है? नहीं, सब्सक्रिप्शन जो मिले वो तो आपकी इनकम है, वो कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। जो आउटस्टैंडिंग रह जाती है, जो बनती थी और नहीं मिली, वो आपके पास होती है कि आपकी एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो होती है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। तो आपके पास में करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो कहां दिखती है, क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ना कि बैलेंस शीट में, क्योंकि वो आपकी इनकम है, ठीक है ना। फिर जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कहता है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं जितना अमाउंट कॉल्ड अप है। तो सही बात लग रही है भाई, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो जितना अमाउंट कॉल्ड अप है। शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करते विद द कॉल इन एरियर ऑफ द शेयर फॉरफीचर। गलत होगी बात, गलत होगी। क्यों? क्योंकि हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं कॉल्ड अमाउंट से, पर शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किससे करते हैं, जितना अमाउंट मिला है, और कॉल इन एरियर रिस्पेक्टिव कॉल के अकाउंट को करते हैं जितना नहीं मिला है। तो वो आपके पास एंट्री आ रही है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जब फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल को तो डेबिट करते हैं कॉल्ड अप से, वो सही बात है। और शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किससे करते हो, विद द अमाउंट जो शेयर्स पे मिला है जिनको फॉरफिट करने जा रहे हो। तो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगी, ठीक है ना। फिर अगला, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, वो क्या है, गेन फॉर द ड्रॉई। सही बात है, रिटायरिंग ऑफ बिल होता है जब समय से पहले ड्रॉई आके पैसे देता है। तो समय से पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट आपके पास लेता है, तो वो डिस्काउंट उसके लिए फायदा हो गया, ड्रॉई के लिए, ड्रॉर के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया बेटा। तो ट्रू है, डिस्काउंट जो होता है वो गेन है ड्रॉई के लिए और लॉस है फॉर द ड्रॉर। और लास्ट है, बिल रिसेबल एंड बिल पेबल बुक्स जो है वो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है। सही बात है भाई, जैसे हमारे पास में परचेज बुक है, सेल बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, बीआर है, बीपी एंड कैश बुक, तो चलो दोनों ही रोल निभाती है। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स ही है, तो हम सबसे पहले यहीं पे डालते हैं और सीधा फिर यहाँ से लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है जो अल्टरनेट टू जर्नल है, जो जर्नल की बजाय बनाई जाती है, ठीक है ना। फिर अगला है क्वेश्चन बेटा आपके पास में, वो है व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या सर्विस दे सकता है।
पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है भाई, कल को आप सीए बनेंगे तो आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, तो उसी को लेके क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां पर में बात इतनी सी आ रही है बेटा कि प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी ने यूजुअल डोमेन जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा बातें होती है, इंटरप्रिटेशन करना, ऑडिटिंग करना। तो हमारे पास एक्टिव रोल किस में आता है, और एक्टिव रोल किया जाता है कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लीगलाइजेशन मैटर में, टैक्सेशन लॉज में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं हमारे डायरेक्ट लॉज है, इनडायरेक्ट लॉज, जीएसटी वगैरह, उसमें भी रोल होता है, ठीक है ना। कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती है वो क्या क्या है, जैसे किताबें बनाना, ऑडिट करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, जो पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आपके पास बात करी जाती है, जो ऑडिट किया जाता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास साइन करता है, बोलते हैं कि बैलेंस शीट जो है वो साइनिंग की पावर किसके है, चार्टर्ड अकाउंट, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में कवर होता है, जिसमें पूरी चेकिंग होती है। इंटरनल ऑडिट इज अबाउट द प्रोसेसेस की चेक किए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है नहीं है, ये आप ऑडिट के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं सारी चीजें इंटरमीडिएट लेवल पे। टैक्सेशन चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल एडवाइस है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, वहां पे मदद होती है। इसके अलावा भी सेक्रेटरियल का काम है, आरओसी वगैरह की चीजें रहती है, शेयर रजिस्ट्रेशन का काम होता है, कंपनी की रिसीवरशिप्स और आर्बिट्रेशन वगैरह, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा काम है जो एक्स्ट्रा करे जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बट वो काम कुछ ऐसे भी जो कि लेट से कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह भी कर सकते हैं, कंपनी ओरिएंटेड जो रिलेटेड होते हैं, फॉर्मेशन वगैरह बाकी चीजें, बट कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट लिखे वो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट रूल, ठीक है ना, तो वो चीज आ रही है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट ने मिस्टर एक्स ने आपको कहा क्या फाइनलाइज कर रहे हैं अपने अकाउंट को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, एज अ बेसिस फॉर द ऑडिट मिस्टर एक्स ने आपको फर्निश किया अपना फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसने एक स्टेटमेंट आपके पास बनाई है जिसमें डेबिट क्रेडिट करके बेटा आपका ट्रायल बैलेंस एक दिया है, ठीक है ना, और वो एक टैली ट्रायल बैलेंस है, कह रहे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है। मिस्टर एक्स कहते हैं कि उसने रिकॉर्ड करा है हर ट्रांजेक्शन को सही से, उसका ट्रायल बैलेंस क्योंकि टैली कर रहा है, वो कह रहे जी टैली कर रहा है तो बिल्कुल सही होगा, बताओ इसकी एक्यूरेसी को और रीजन दो एरर के। तो पक्का ही पक्का कुछ ना कुछ गलतियां होगी, तो किसी को डेबिट को क्रेडिट ले लिया होगा, क्रेडिट को डेबिट ले लिया होगा, वो हमें अपने पास में बात करनी है, तो हम करेक्ट ट्रायल बैलेंस अपनी तरफ से बनाएंगे कि वो करेक्ट ट्रायल बैलेंस में आपके किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो एक एक करके आइटम डिस्कस करें। कैपिटल जो है क्रेडिट बैलेंस है, बिल्कुल सही बात है, तो कैपिटल का आपके पास क्रेडिट ही रहता है, तो बिल्कुल सही बात है ये हमारे लिए, ठीक है जी। फिर ड्राइंग्स का डेबिट है, बिल्कुल सही है, ड्राइंग्स का डेबिट होता है। फिर प्रीमिसेस एसेट है, आपका डेबिट होता है, बिल्कुल सही बात है, एसेट है, डेबिट होता है। फिर सेल्स क्रेडिट होता है, यस सर, सेल्स का क्रेडिट होता है। फिर ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये गलत हो गया, क्योंकि ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब डेटर, जिनसे पैसे लेने हैं, वो मेरा एसेट है, तो ये मेरा एसेट है, तो इसका डेबिट होगा, ये मेरा एसेट है, डेबिट होगा। और नीचे हम लिख भी देते भाई ये तो मेरा एसेट है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो जिसमें फर्क आएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, परचेजेस, डेबिट है, बिल्कुल सही है, परचेजेस का डेबिट है, सही है। फिर परचेज रिटर्न गलत हो गया, क्योंकि परचेज रिटर्न का क्या होता है, क्रेडिट होता है, वो हमने बात लिख दी, परचेज रिटर्न जो है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं आपके पास में, ठीक है ना, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है आपके पास, तो लाइबिलिटी है तो आपके पास क्या किया जाएगा उसको, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। देन ट्रेड एक्सपेंस डेबिट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रेड एक्सपेंस का डेबिट है। ट्रेड पेबल गलत हो गया, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे आपके पास में इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है ना। तो ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है जी। देन है बिल पेबल, अगेन ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका ही बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेम लॉजिक, तो बीपी आपके पास में क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है ये आपका, ठीक है ना। देन सैलरी वेजेस डेबिट, बिल्कुल सही बात है। बैंक बैलेंस डेबिट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक गलत हो गया, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, इसका डेबिट होता है ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है ना, एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट्स डेबिट है, सही है, खर्चा है मेरा, डेबिट है। और सेल रिटर्न मेरा क्या होता है बेटा, डेबिट होता है, सेल का क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है, ठीक है ना, तो वो डेबिट बैलेंस होता है आपके पास में, ठीक है ना, वो डेबिट बैलेंस होता है। तो ये हमें सही ट्रायल बैलेंस करके बताना था, और हमने नीचे लिख दिया भाई किसका क्या है, किसका क्या है, तो वो करके हमने अपने पास बता दिया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सच में कहता हूँ पेपर में आए, उम्मीद करो, बोनस मार्क्स है, तो बोनस मार्क्स है, ठीक है ना। यस सर। नाउ इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर मानस वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। उसने बोला पिछले साल उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, और उसने जो डिफरेंस आया था, जो सस्पेंस होता है, पीएनएल में ले गया, इसका रोल हमारा लास्ट में जाके जाता है। कहते हैं अगले साल जाके उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया और उसने किताबों को एग्जामिन करके गलतियां ढूंढी। तो ये हमने बिल्कुल क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में किया होता है, स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले पेपर में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो कुछ पॉइंट्स हमसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मांग रहा है, तो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले क्या है,
स्कूटर हमने खरीदा था बेटा, इसमें क्या करना होता है, जब गलती को अगले साल ठीक करते हो तो हम क्या बोलते हैं, तो सर हम उस केस के अंदर में खर्चे इनकम की बजाय जो भी अकाउंट आपका ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है उसकी बजाय क्या यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट, उसकी बजाय क्या यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो कहते हैं हमने स्कूटर खरीदा था, उसे डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट में 30,000 और डेप्शन करे 10%। तो पहले मैं नॉर्मल एंट्री बात कर रहा हूँ, स्कूटर खरीदा तो स्कूटर अकाउंट में जाएगा, व्हीकल अकाउंट में। आपने कन्वेंस में भेज दिया तो आपको एंट्री डालनी चाहिए थी व्हीकल टू बैंक, स्कूटर टू बैंक, आपने क्या डाल दी, कन्वेंस टू बैंक, आपने नॉर्मल खर्चा दिखा दिया अपना। कन्वेंस मीन ट्रेवलिंग एक्सपेंस का खर्चा। तो ठीक कैसे करेंगे, स्कूटर टू कन्वेंस, स्कूटर टू कन्वेंस या बेसिकली व्हीकल टू कन्वेंस। और कन्वेंस क्योंकि एक ऐसा अकाउंट है जो पीएनएल में जाता है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, स्कूटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या कर बेटा, एक ही एंट्री डाली है, पहले मैं दो डलवाऊंगा आपको, आपने दो एंट्रीज डालनी है। पहली एंट्री डालेंगे स्कूटर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, ये एंट्री किससे आ रही है, 30,000 से। पीएनएल एडजस्टमेंट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कन्वेंस अकाउंट को। और फिर बेटा क्योंकि हमने तो सारा ही खर्चा मान लिया तो हमने डेप्शन चार्ज नहीं करी, तो डेप्शन की एंट्री डालेंगे। डेप्शन की एंट्री क्या होती है, डेप्शन टू एसेट मींस डेप्शन टू स्कूटर, और डेप्शन की जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो अगली एंट्री क्या बनी इसमें, दूसरी पीएनएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, पीएनएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंट्री आ जाएगी और ये 10% से आ जाएगी, 30,000 का 10%, 3,000। तो यहां पर बेटा ये तो एंट्री चलेगी। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक ही ने एंट्री डाल दी 27 से। आप ये डालना चाहते हो डाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है। दो सेपरेट एस्पेक्ट अलग अलग डाल दो भाई, आपके लिए आसान है, अलग अलग डाल दो, बात तो वही आ रही है, नेट इफेक्ट वही हो रहा है, आप अलग अलग सेपरेट डाल दीजिए, ठीक है ना। अगला क्या पॉइंट है, परचेज अकाउंट ओवर कास्ट है 1 लाख से, तो परचेज का ज्यादा दिख रहा है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू परचेज, और परचेज की जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि अगले साल ठीक करे। तो सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1 लाख, ठीक है जी। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर सैम 20,000 वॉज एंटर्ड एट सेल। तो कहना है हमने गुड्स खरीदे हैं, तो एंट्री थी परचेज टू सैम, भाई गुड्स खरीदे हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू सैम। हमने उसे क्या दिखा दिया, हमने उसे दिखा दिया बेटा अपने पास सेल, तो हमने एंट्री डाल दी सैम टू सेल्स। तो एंट्री ठीक कैसे करेंगे, परचेज सेल टू सैम। अब परचेज और सेल की जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। भाई परचेज और सेल दोनों ऐसे अकाउंट है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, तो परचेज सेल की जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट टू सैम। तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू सैम। तो परचेज सेल कितने से डेबिट होने थे, 20,000 20,000, तो टोटल कितना हो गया 40। भाई इसमें एक्चुअली में 20,000 का परचेज है, अगर पिछले साल ठीक करता तो परचेज बोलता, और 20,000 का सेल्स है, तो टोटल 40 हो गया, टू सैम 40, ठीक है ना। एंट्री तो वही डालेगी क्योंकि अगले साल गलतियों को ठीक कर रहे हो। अगला है हमारे पास कैश मिला मिस्टर आनंद से, वो पोस्ट कर दिया टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर 10,000। तो हमें बेटा कैश मिल रहा है आनंद से, तो एंट्री थी कैश टू आनंद, हमने डाल दिया कैश टू भास्कर, हमने भास्कर के अकाउंट में डाल दिया। तो ठीक कैसे करेंगे, भास्कर टू आनंद, भास्कर टू आनंद 10,000, ठीक है जी। अगला रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम पारस पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो हमें कैश मिला है तो हमने पारस को क्रेडिट करना था, हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो बेटा जब अपोजिट साइड पे डालते हो तो एक तो उसको तो रिवर्स करना है और जो सही डालना है वो भी है, तो डबल से क्रेडिट करेंगे। तो सस्पेंस टू पारस हो जाएगा, सस्पेंस टू पारस 5,000 का डबल, 5,000 प्लस 5,000, क्योंकि गलत साइड पे डाला तो उसको भी रिवर्स करना, जो सही पे डालना था वो तो है ही। सस्पेंस टू पारस। अगला कहता है 5,000 ड्यू था मिस्टर रमेश से, ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। कह रहा मिस्टर रमेश से पैसे लेने, ड्यू बाय, ड्यू टू नहीं, ड्यू टू होता है हमने देने, ड्यू बाय हमने लेने हैं, तो वो हमारा डेटर हो गया। उसको हम ट्रायल बैलेंस पे लेके आना भूल गए, रमेश के अकाउंट को जो डेटर है, तो लेके आएंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करो टू सस्पेंस, ठीक है ना, सिंगल साइड एरर है, तो ट्रेड रिसीवेबल या रमेश टू सस्पेंस 5,000। फिर अगला गुड्स बेचे राम को 20,000 के, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो सेल की एंट्री डालना ही भूल गए। तो सेल की एंट्री क्या होती है, राम टू सेल्स। अब अगले साल ठीक करोगे तो क्या हो जाएगा, राम टू पीएनएल एडजस्टमेंट, राम टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सेल्स की बजाय 20,000 ये आ गया, ठीक है जी। और फिर अगला है अमाउंट ऑफ 23,950 परचेज का रोंगली पोस्ट किया 25,930, तो हमने ज्यादा डाल दिया,
25930 डाल दिया, जबकि डालना था 23950, तो हमने 1980 ज्यादा डाल दिया परचेज अकाउंट में। परचेज में हमने ज्यादा डाल दिया बेटा, ज्यादा डालने की वजह से ज्यादा डेबिट दिख रहा है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज, और परचेज की जगह क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट 1980। अब बेटा यहां पर मैं आपको जो है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ बनाया नहीं है इंस्टीट्यूट ने, पर आपको बनाना जरूरी है, मान के चलो। तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाएंगे और सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। पीएनएल एडजस्टमेंट तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, कितना आपका प्रॉफिट का इफेक्ट लास्ट ईयर था, जो लास्ट ईयर किताबों में रहा, जो कैपिटल में गया, तो हम उसको इस साल ठीक कर रहे हैं एक प्रकार से गलतियों को, तो वो सीधा कैपिटल में बैलेंस चला जाएगा। तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू माइनस कैपिटल, जब आप ये अकाउंट बनाएंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी ऊपर की, तो ये कहाँ चली जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चली जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट में। तो हमारे पास व्यक्ति जो था वो माइनस था, तो उसके कैपिटल में चला जाएगा। सस्पेंस का जो बैलेंस होता है ये तो हमेशा ही कैपिटल में चले जाता है, मान के चलो हमेशा, डेबिट क्रेडिट जो भी आ रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नेट इफेक्ट ऑफ दी प्रॉफिट जो लास्ट ईयर की गलतियों का था। सस्पेंस अकाउंट जनरली क्या होता है, हम उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस दिखा देते, क्योंकि वो पिछले साल से उठ के आ रहा है। पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें क्या था, उसको हमने लास्ट ईयर राइट ऑफ कर दिया था पीएनएल में, तो वो भी पीएनएल में चला गया। तो पीएनएल में जाने से उतने ही से प्रॉफिट पे आपका फर्क पड़ा जो कि कैपिटल में गया। तो इस वजह से ऐसे केस में सिंस राइट ऑफ किया था लास्ट ईयर, सिंस राइट ऑफ था लास्ट ईयर, तो उसे क्या करेंगे, हमें उसे भी कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा नॉर्मली, नहीं तो टू या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, क्योंकि वो लास्ट ईयर आया था तो अगले साल दिख रहा होगा, पर हमने उसे भी पीएनएल में भेज दिया, तो ये भी आपका कैपिटल में जाएगा। तो ये आप अकाउंट बनाएंगे तो ये माइनस कैपिटल टू सस्पेंस दिख रहा होगा। तो ये आपने अकाउंट बना के दिखाने हैं बेटा, एग्जामिनर इसके मार्क्स रखता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक एक नंबर भी आप चाहे मान के चलिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अकाउंट जरूर बना दीजिए, ठीक है ना, यहाँ चाहे नहीं बनाया हुआ प्लीज बना दीजिएगा, ठीक है ना, वो जरूर बनाओ। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो गेन हमारा किया हुआ क्वेश्चन है इन्वेंट्री चैप्टर में। कह रहे धीरज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिख रहा है 8 लाख का, आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 750 ऑन 31 मार्च 24। सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन मिली स्क्रूटनी से किताबों की, तो कुछ प्रॉफिट दे रहा है, कुछ स्टॉक दे रहा है, और कुछ बता रहा है पॉइंट्स। कह रहा है बताओ सही प्रॉफिट कितना है, करेक्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट, और स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक वैल्यू जब भी बोलते हैं बेटा दैट मींस ऑलवेज द बुक स्टॉक, फिजिकल अगर बोलता है तो ही बात होती है। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट और वो बताना है। अब बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट जब मांग रहा है तो प्लीज समझिए, आपने पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है वो बना लो, आपको लगता है मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो, तो मैं चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता चलूंगा। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 8 लाख है जो गिवन है, और जो हमारा स्टॉक है जो उसकी वैल्यू बतानी है वो हमारे पास में पहले से कितना 750, तो ये वैल्यू तो उसने स्टार्टिंग में दे रखी थी। अपने पॉइंट बाय पॉइंट देखना उसे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहला कहता है हमारे पास परचेज थी इस साल की, उसमें 30,000 का इलेक्ट्रिक फिटिंग जुड़ गया। परचेजेस में इलेक्ट्रिक फिटिंग जोड़ दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास इसको डालने की वजह से खर्चा बढ़ गया परचेज का, परचेज का खर्चा बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब एंट्री ठीक करेंगे इलेक्ट्रिक फिटिंग टू परचेज तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना बेटा, तो हमारे को 30,000 से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग लिख दिया, या आप सीधा अपने पास गलती लिखो और यहाँ ऐड करके दिखा दो, स्टेटमेंट में ऐड करके दिखा दो, ठीक है ना। नो इफेक्ट ऑन दिस स्टॉक, बेटा ऐसा होता है ना स्टॉक में इलेक्ट्रिक फिटिंग जुड़ेगा, स्टॉक तो फिजिकली वैलिड हो तो सही है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक की बात करेगा हम तब बात करेंगे। मिस्टर धीरज ने कुछ गुड्स दिए जिनकी वैल्यू 80 थी फ्री सैंपल्स के तौर पे, जिसकी कोई एंट्री नहीं डाली, तो बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजिंग टू परचेजेस या फ्री प्रमोशन टू परचेजेस, फ्री सैंपल्स या सेल्स प्रमोशन टू परचेजेस। अब बेटा आपका स्टॉक कम हो रहा है एक तरीके से, मतलब इन द सेंस वो तो ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक, मतलब कहने का एंट्री हमने ये नहीं डाली, तो परचेज कम करने के लिए टू परचेज और फ्री सैंपल्स खर्चा डेबिट। तो सिंपल, पहले फ्री सैंपल्स का खर्चा अगर रिकॉर्ड करूंगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 80,000 से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। दूसरी तरफ परचेज कम करोगे तो परचेज कम करने से बेटा प्रॉफिट बढ़ भी तो जाएगा, यहाँ पे वही चीज आ रही है +80, क्योंकि परचेज कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा डालोगे तो प्रॉफिट, क्योंकि एक इफेक्ट आता है ट्रेडिंग में एक पीएनएल में, तो नेट प्रॉफिट पे तो सेम इफेक्ट रहेगा ना, तो प्लस माइनस हो गया 0, ठीक है ना। दूसरा इनवॉइसेस फॉर द गुड, पिछले में बेटा स्टॉक पे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि स्टॉक तो करेक्टली वैल्यूड है ना फिजिकली, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वहां से तो गुड्स जा चुके फ्री सैंपल्स के, तो स्टॉक तो सही है, वो तो हमने किताब में एंट्री नहीं डाली कौन सी, फ्री सैंपल टू परचेज, ठीक है ना।
इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग ₹5 लाख एंटर किया गया 27 मार्च को, बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो कह रहा है कुछ गुड्स जो है वो एंटर कर लिए पर स्टॉक में नहीं जुड़े हुए, ठीक है ना। अब यहां पर में हमने एंट्री तो डाल दी, हमने गुड्स खरीदे, परचेज टू क्रेडिटर या परचेज टू कैश एंट्री तो हो गई किताब में, तो वो सही है, पर स्टॉक में लेना भूल गए। मान लो वो दूसरे कमरे में पड़ा था स्टॉक, तो जो ईयर एंड का स्टॉक है वो कम है, तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टॉक को बढ़ाने के लिए स्टॉक 5 लाख से इंक्रीज करा। और बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते हो, सोचो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उसे बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए बाय स्टॉक के 5 लाख ये भी बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है विद द प्रॉफिट, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि गलत वैल्यू है, ठीक है। अगला है मार्च में कुछ गुड्स थे 4 लाख के जो बेचे, सेल एंड डिलीवर्ड, बट टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। तो बेटा हमने कुछ सेल तो कर दी, तो गुड्स गोडाउन से बाहर तो चले गए, तो स्टॉक तो सही है, पर हमने सेल की एंट्री नहीं डाली इस महीने, हम सेल की एंट्री अगले महीने डाल रहे हैं। तो भैया इस बार की सेल है, इस बार की दिखाओ, तो सेल बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 4 लाख के से सेल बढ़ाएंगे, तो बाय सेल्स आपका प्रॉफिट 4 लाख से बढ़ जाना है, 4 लाख से आपका बढ़ जाना है, ठीक है ना। तो सेल इसी बार रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, सेल की वैल्यू बढ़ाओगे तो। और फिर लास्ट क्या है, स्टॉक सही है क्योंकि गुड्स गोडाउन से तो बाहर जा चुके थे उसमें। लास्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 को हमने भेजा सेल और रिटर्न में, प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट, मींस 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। कहता है दो इनका अप्रूवल अप्रैल में आया, इनको हमने सेल मार्च की ले ली थी। बेटा इस केस के अंदर में दो एंट्रीज चलती है मेरे प्यारे बच्चे। एक एंट्री चलती है हमें सेल को रिवर्स करना होता है, तो एंट्री होती है सेल टू डेटर, और एक होती है स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट या स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसे स्टॉक विद कस्टमर बोलते हैं, और ये डलती है कॉस्ट से, और ऊपर वाली डलती है जितने में बेचा। तो कितने बेचा था, 1.5 लाख वाले को 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/3 इसका कितना हो गया 50, तो हमने कितने में सेल किया था 2 लाख, तो ये एंट्री हमारी कितने से डली है बेटा 2 लाख से। तो सेल टू डेटर हमारा 2 लाख आ जाएगा, सेल टू डेटर हमारा 2 लाख आ जाएगा, उसका इफेक्ट देना है। और स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो बेटा सेल कम करोगे, डेबिट सेल कम कर रहे हो ना डेबिट करने से, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 2 लाख से आपका ये कम हो गया। अब देख सकते हैं 2 लाख से तो ये हो गया हमारा कम हो गया, और फिर हमारा 1.5 लाख से स्टॉक बढ़ाना है। तो स्टॉक हम अपने पास में 1.5 लाख से बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर मैं गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस है, तो 1.5 लाख से स्टॉक बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है, नेट में 50 से प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि हमने सेल रिकॉर्ड करके 50 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वो सेल हमारी है ही नहीं, तो उसकी वजह से यही हो रहा है। तो हम सेल को कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो गया, स्टॉक को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो नेट इफेक्ट 50 का ही आ रहा है, ठीक है ना। अब ये सब हो गया हमारा, जो आंसर आएगा बेटा नेट अब आपके पास में वही बैठेगा, ये 1.5 लाख यहाँ पे ऐड भी होगा। तो आपका इस वाली अप्रोच से भी कितना ही आएगा, 1680 आएगा। तो यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट आ गया करेक्ट, आप प्लस माइनस करो, या यहाँ पे करेक्ट स्टॉक आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों आपकी चीज़ें करेक्ट निकल के आ जाएगी, दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। यस सर। फिर अगला है बेटा आपके पास में, अगला आता है क्वेश्चन जो है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सौरभ 31 मार्च 24 का आपको दिया गया एज फॉलोज। पूरा एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट करके सारी चीज़ें दे रखी है, एक टैली ट्रायल बैलेंस है, कुछ एडजस्टमेंट भी हमें दी गई है, और हमसे कह रहे हैं क्या बना दीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। ओह फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट नहीं मांग रहा, जल्दी मांगता है तो आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि तभी 12 नंबर का, नहीं तो थोड़ा और बढ़ जाता, 15 तक का पहुंच जाता, बैलेंस शीट मांग लेता, ठीक है ना। 10 तक का बनता है ट्रेडिंग पैनल, 5 तक का बैलेंस शीट होता, या 20 का बना दे तो बात अलग ही है, ठीक है ना। अब इसमें हमें बस ये जानना है कौन सा पॉइंट किसके बारे में, वो समझ लेते हैं, फिर हम जब बनाना शुरू करेंगे तो एक एक चीज़ देख लेंगे। सबसे पहले पॉइंट में तो बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोला गया है, 5% बनानी है, और प्रोविजन डिस्काउंट की आपके पास में 2% है, तो प्रोविजन को लेके पॉइंट है। अगला काउंट है कुछ पर्सनल परचेजेस थी 1500 की, वो रिकॉर्ड कर दी परचेज बुक में, तो ड्राइंग सही है, जिसे परचेज मान लिया, ड्राइंग्स को परचेज मान लिया, तो इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, एक ड्राइंग्स में, वो तो आएगा नहीं क्योंकि वो बैलेंस शीट में, और एक परचेज में उसका रोल आएगा। फिर डेप्शन का पॉइंट है वो इजी है। फिर कुछ कह रहे हैं डेटर्स में जुड़ा हुआ है 7500 सुंदर से लेने हैं, और क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है 2500, इसे हम बोलते हैं कॉमन ओइंग। एक ही व्यक्ति से पैसे लेने भी और देने भी है, तो इसकी हम ट्रीटमेंट क्या सीखते हैं,
जो लोअर अमाउंट है उतने से कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो ना होगा मुझे 7500 देगा मैं उसे 2500 दूंगा, मुझे 5000 बोलेगा और अकाउंट क्लोज, तो 2500 से दोनों चीज़ें कम कर देंगे। फिर कुछ क्वार्टर कह रहा है प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चों की बात कर रहे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करना है, प्रीपेड है। कुछ क्रेडिट परचेज इनवॉइस था 1000 का, ओमिट ही हो गया, तो ये एंट्री डालने भूल के, परचेज से रिलेटेड पॉइंट है, परचेज टू क्रेडिटर। स्टॉक दे दिया क्लोजिंग, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पूरे साल का लगना। तो ये हमारे पॉइंट्स है किस किस के बारे में, एक एक करके रोल आ जाएगा। एडजस्टमेंट्स के जो इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगे उनको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रीजन भी क्योंकि हमसे बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि समय कम लगेगा ना उसके हिसाब से। अब हम स्टार्ट करते बेटा, सबसे पहले जैसे हम ओपनिंग स्टॉक डाल देते, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास में जो दिया हुआ है वो यहाँ पे सेकंड आइटम दे रखे कितनी है 117, तो हम इससे शुरू कर देते हैं एक बार के लिए, ट्रेडिंग एंड पीएल। एटलीस्ट ट्रेडिंग कौन में भी फॉलो द सीक्वेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और फिर वो जीपी। पीएल में जाके जैसे मर्जी कर लो। तो ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया 117। फिर परचेजेस दे रखे कितनी बेटा 804250, बट ये परचेजेस सही नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट थी। जैसे आपके पास बेटा सबसे पहले तो एक क्रेडिट परचेज वाली, हम एंट्री डालना भूल गए थे, गुड्स खरीदे एंट्री नहीं डाली परचेज की, तो परचेज टू क्रेडिटर, परचेज बढ़ेंगे और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, तो परचेज तो बढ़ा देनी है हमने 1000 से, तो वो ओमिटेड इनवॉइस को ऐड कर दिया। क्रेडिटर भी बढ़ेंगे पर वो बैलेंस शीट में होंगे, वो हमसे मांगी नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास में कुछ पर्सनल परचेजेस थी 1500 की, वो हमने परचेज जे बुक में डाल दी, तो घर के लिए कुछ गुड्स लेके गए और उसे बिजनेस की परचेज दिखा दी, तो एंट्री क्या होगी रेक्टिफाइंग एंट्री, ड्राइंग टू परचेज, तो परचेज कम करेंगे, परचेज कम करेंगे, तो यहाँ पे परचेज कम भी करना है ड्राइंग्स का 1500 से। इफेक्ट ड्राइंग्स पे भी आएगा, ड्राइंग्स बढ़ेगी पर वो बैलेंस शीट में आती है, जिसका यहाँ रोल नहीं है, तो हम सेकंड इफेक्ट दे नहीं पा रहे, ठीक है ना। और फिर रिटर्न्स भी दी हुई थी, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जो कहते हैं हम लोग 14500, वो माइनस हो जाती है, तो 14500 की रिटर्न्स क्या होगी माइनस हो गई। तो एक ऐड हो रहा था, एक माइनस हो रहा है, जो भी पॉइंट्स ड्राइंग्स और एक 14500 की रिटर्न, तो सब करके आ गई नेट परचेज। फिर आ जाते हैं बेटा आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड है 49000 का, वो आ जाएगा। फिर हमारे पास आ गई सेल्स, सेल्स कितनी है 9,74,000, तो सेल्स जल जाएगी 974, और सेल रिटर्न भी दे रखे, रिटर्न इनवर्ट 21,500, वो भी आ जाएगी, तो नेट सेल, सेल्स का कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। फिर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डाल देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया हुआ है 7th पॉइंट में 196,500, इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बनानी नहीं है तो रोल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक डाला, एक इफेक्ट दे दिया, और फिर आपका क्या निकल जाएगा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया जीपी, ये हमारा क्लोज हो गया। अब यही जीपी हमारा क्या हो जाएगा बेटा आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 193,750। अब हम खर्चे जैसे मर्जी सीक्वेंस में डालते चलो, एक एक करके आते जाएंगे। जैसे आपके पास रेंट एंड टैक्सीज है 11,750, रेंट एंड टैक्सीज का तो कोई पॉइंट नहीं था, नहीं सर, सो रेंट एंड टैक्सीज मैंने डाल दिया 11,750, वो आ गया। फिर सैलरी एंड वेजेज है 23,250, सैलरी एंड वेजेज है 23,250, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। फिर डेटर क्रेडिट का बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट 2750 है, पर उसने एक चीज़ बोली थी, उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पूरे साल का प्रोवाइड होना है, यानी कि लोन पहले से चलता आ रहा है, तो उस केस के अंदर बेटा हमारा ब्याज जो बनता है वो 50,000 का लोन है, देखिए 14%, तो 50,000 का 14% हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए 7,000, पर जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो मतलब इतना पेड है, तो अगर पेड माइनस करूंगा तो बाकी क्या आ गया आउटस्टैंडिंग, तो 7,000 माइनस 2750, 4250 आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, एक खर्चा डलेगा और एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। खर्चा लिमिट, तो जो पीएल में खर्चा जाएगा वो 2750 तो पेड था प्लस आउटस्टैंडिंग 7,000 हो गया, और बाकी सेकंड इफेक्ट 4250 का क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जी, ठीक है ना। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे दिए हैं 36,000 के। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चों का पॉइंट उसने दिया था जिसमें उसने लिखा था क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब प्रीपेड है, तो इसमें से जो टोटल है उसका 1/4 प्रीपेड है, तो क्या करते हो प्रीपेड का माइनस कर दोगे, ज़्यादा है इसमें अगले साल का जोड़ा और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखता है, तो 36 में से इसलिए हमने प्रीपेड जो है 1/4 माइनस कर दिया, तो 27 आ गया खर्चा, और बाकी 9,000 कहाँ दिख जाएगा सेकंड फैक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है ना। फिर आपका डिस्काउंट अर्नड आ गया बेटा 11,100, तो वो डिस्काउंट रिसीव डल जाएगा एक इनकम साइड पे।
फिर डिस्काउंट अलाउड है 4500, पर डिस्काउंट अलाउड की अभी मैं प्रोविजन की भी बात करूंगा, वो उसे हम अलग से दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4500 आ गया, नहीं तो मुझसे ऐड करके भी दिखा सकते हैं, ओपनिंग होती तो माइनस कर देता, वो मैं अलग से बात कर लूंगा अभी। जनरल एक्सपेंस 28625 है, वो भी आ गया। फिर इंश्योरेंस है 3250, इंश्योरेंस आ गया 3250। पोस्टेज टेलीग्राम आ गया 5825, पोस्टेज टेलीग्राम आ गया 5825। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए 2175, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गए 2175। बाकी चीज़ें तो क्या है, वो कैश ड्राइंग, बाकी तो एसेट्स लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें एक बार होगी। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे एडजस्टमेंट के बचे बेटा, कुछ पॉइंट एडजस्टमेंट के बचे, जिसमें सबसे पहला क्या है, डेप्रीसिएशन 10% फर्नीचर फिटिंग पे लगानी है। तो फर्नीचर फिटिंग जितने का भी दिया हुआ है, कितने का बेटा फर्नीचर फिटिंग देख लेते, 12500 का। तो इस पर 10% ऑप्शन लगेगी, खर्चा डलेगा, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में से कम हो जाएगी फर्नीचर की वैल्यू। तो 10% के हिसाब से 12500 का 10%, 1250, 1250। फिर अब अगला आ गया बेटा जो मेन बचा है पॉइंट, विच इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेसिकली डिस्काउंट। पहले हमेशा कौन से निकलते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो बेटा हमेशा जो निकलती है करेक्ट डेटर में निकलती है सबसे पहले। मीन जो भी एडजस्टमेंट डेटर को फर्क डालती है, पहले उसको देखेंगे। तो हमारे टोटल डेटर कितने हैं, टोटल डेटर है 60,000। तो भैया 60,000 पे नहीं बनेगी जो 5% है। बेटा सबसे पहले पॉइंट 4 देखोगे, उसने बोला था इसमें एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है सुंदर, जिससे 7500 लेने हैं और उसे ही 2500 देने हैं। तो हम पहले डेटर और क्रेडिटर दोनों को 2500 से कम कर रहे हैं, जो कॉमन अमाउंट है। तो हमारे जो डेटर है वो 60 में से 2500 माइनस हो जाएंगे। 2500 का सेकंड इफेक्ट क्या होगा, उतने से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तुम्हारे कितने के बचेंगे डेटर, 57,500। इसके ऊपर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगी, विच इज 2875। तो 2875 की प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गई 2875। तो वही क्या हुआ 5% इसके ऊपर। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे बनती है बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट के बाद, क्योंकि जितनों से पैसा ही नहीं आना उनको डिस्काउंट कैसे दे दूंगा। तो हमारे टोटल में 57,500 है, इसमें से 2875 तो लग रहा है पैसे ही नहीं आएंगे। तो जो लोग देने आएंगे उन्हें मैं क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा 2% का। 54,625 का 2%, 1092.5। तो ये आपके पास आ गया 1093, राउंड ऑफ कर दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आप इसी में डिस्काउंट अलाउड ऐड करके भी दिखा सकते थे, जो ये था भाई ओपनिंग प्रोविजन होता तो मैं पक्का ही अकाउंट बना के नेट वैल्यू निकाल लेता, या डिस्काउंट अलाउड तो अलग ही डालो और ओपनिंग को नेट करके दिखा दो जैसे भी है। तो वो चीज़ आ रही, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल और प्रोविजन उम्मीद का नुकसान है। सारी चीज़ हमारी हो चुकी है, आपके पास में कोई चीज़ बची नहीं है। आपका क्या निकल जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। वर्किंग नोट जहाँ जहाँ जरूर दिखाए, जहाँ वर्किंग ब्रैकेट में आने कैलकुलेशन वो ब्रैकेट में जरूर दिखाए, जैसे जैसे दिखाई भी है। बट मेक श्योर कि वो करना जरूरी है, आवश्यक है, जब आपको पूरे नंबर चाहिए पेपर में, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो हमारे पास रिलेटेड टू आ रहा है पार्टनरशिप को लेके। तो क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी है विवेक ब्रदर्स की 31 मार्च 24 की, और उनके बीच में रेशियो क्या बेटा, इक्वल है। उनके बीच में रेशियो क्या है, इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं बैलेंस शीट जो दी है उसमें एसेट्स है सारे, इधर 3 पार्टनर है, अमित, पुनीत और सुमित, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। कहते हैं इसमें से सुमित की डेथ हो गई है 1 अप्रैल को ही, तो फर्स्ट डे ही हो गई है सुमित की डेथ इस पार्टनर की, ठीक है ना। जिस दिन की बैलेंस शीट होगी अगले दिन, तो आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या वो 2 महीने बाद होती है, तो 2 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा या जो भी है वो नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्रीमेंट क्या क्या डाला गया, ये तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है पहला, ये भी एक एक करके कर लेंगे। सेकंड पॉइंट किसका है, गुडविल का है, अभी बात कर लेते हैं इसको भी लेके। कुछ एग्जीक्यूटर और बाद की रेशियो बता रहा है, बाद की रेशियो भी क्या इक्वल, तो पहले भी इक्वल है बाद में भी इक्वल है। कह रहा है एक तो जनरल एंट्री डाल दो गुडविल एडजस्टमेंट की, वो हम देख लेते हैं। एक रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट मांगा गया, बैलेंस शीट अगेन नहीं मांगी, तभी क्वेश्चन 8 नंबर का रखा है। तो गुडविल की मैं बाद में बता देता हूँ, पहले मैं रिवैल्यूएशन से कर लेता हूँ, जो हमारा पहला एक्सपेक्ट रहता है जैसे। तो रिवैल्यूएशन का बेटा पहला ही पॉइंट है, तो जिसमें क्या क्या बोला है, रीवैल्यू करना, मशीनरी को 35 200 100 पे लिया हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है 30,000 से 35,100, तो बढ़ाने के लिए डिफरेंस है बाय मशीनरी 5,100। अगला फर्नीचर को लेके जाओ 13,800 पे, तो फर्नीचर 12,600 का है, तो आपका सॉरी फर्नीचर जो है 16,800 का है, तो 1600 से 13,800 लेके जाना है, तो 3,000 से कम करना पड़ेगा, तो 2 फर्नीचर आ जाएगा, कम कर दिया। फिर इन्वेंट्री को 4,500 पे,
तो इन्वेंट्री 5700 की है, 4500 पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1200 से लेस, इसको भी कम करना पड़ेगा, टू इन्वेंट्री और 1200। बाकी क्या गया हमारा प्रॉफिट लॉस, वो प्रॉफिट लॉस आया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और वो जहाँ चला जाएगा कैपिटल में इक्वली 1:1:1, तो 300 300 300। तो तीनों पार्टनर की हिस्सेदारी प्रॉफिट में कितने बेटा, 300 ईच मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ गया बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 24,600 24,600 27,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 300 300 300। बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 9,000, वो भी बढ़ जाएगा 3,000 ईच, इक्वल रेशियो में, ऑल रेशियो इज इक्वल। अब आती है गुडविल की एंट्री। अब आती है किसकी, गुडविल की एंट्री मेरे प्यारे बच्चों। सो गुडविल की एंट्री में हमने क्या करना है गुडविल के केस में कहते हैं गुडविल की वैल्यू लगाई है 18,000 और उसे क्रेडिट करना है विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट, वो तो हम ऐसे ही करते हैं। अब इसमें क्या क्रेडिट इन और डेबिट इन यू कर दो, या गेन सेक्रीफाइस करके निकाल लो, भाई गेन हो रहा है, पहले इसका 1/3 था, बाद में इसका 1/2 हो गया, जैसे मर्जी कर लो। देखो उस पार्टनर की जो हिस्सेदारी बनती है सुमित की, आप जैसे मर्जी कर लिए, वो 6,000 बनेगी, 18,000 का 1/3। और सिंस ओल्ड रेशियो जो थी वही न्यू रेशियो है, तो यानी कि वो लोग गेन भी सेम रेशियो में कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वली अपनी गेनिंग रेशियो मान रहे होंगे, वो निकाल के जरूर दिखाना है दोनों अप्रोच से, या क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो, डेबिट इन न्यू रेशियो अप्रोच, क्रेडिट इन ओल्ड 666, डेबिट इन न्यू 9 and 9, ठीक है ना। तो वो 3,000 डेबिट होंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, या आपने गेन वाले तरीके से निकाल के दिखाना वैसे दिखा दीजिए, अब ये दिखा दीजिए, या क्रेडिट इन ओल्ड डेबिट इन न्यू, तो इसको इसका हिस्सा देना है 6,000 और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे 3 से। तो वो एंट्री उसने मांगी भी थी तो वो आ जाएगा, तो ये क्रेडिट कर दिया और ये दोनों डेबिट हो गए, ये दोनों डेबिट हो गए। फिर उसने बोला आपको जो एक पॉइंट बचा है, 6,000 हमने पे कर दिया एग्जीक्यूटर को ऑफ द डेट पार्टनर 5 अप्रैल को, तो ये पेमेंट दिखा दी, और बाकी कहाँ भेज दिया बेटा, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये दोनों अकाउंट दोनों का बैलेंसिंग फिगर आ गई, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट तो है नहीं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फ्लॉ है, गलती करी है इंस्टीट्यूट ने, जो टेक्निकल फॉल्ट है वो बेटा, टेक्निकल फॉल्ट ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बिल्कुल ठीक था, पर जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम उसके इसमें जो पैसे दे रहे हैं वो एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग टू द पार्टनर। सो आइडियली ये जो 6,000 है ये उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखना चाहिए, मतलब टोटल में एक बार पहले पूरा 36,300 ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर में, और फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके 2 कैश या बैंक दिखेगा 6,000, क्योंकि वी आर नॉट पेइंग टू द पार्टनर, वी आर पेइंग टू द एग्जीक्यूटर। तो इस वजह से वो कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए पेमेंट, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखना, पहले पूरा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो और फिर वहां 6,000 पे करके दिखाओ, जो सही बनता है, जो टेक्निकली सही बनता है, ठीक है ना। पर आप ऐसे करके दिखा देंगे इंस्टीट्यूट पूरे नंबर दे रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास सही दिखाए, पहले पूरा ट्रांसफर करो फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट खोल के वहां पेमेंट दिखाओ, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है अगेन पार्टनरशिप का है, एक और क्या बात है, इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप के क्वेश्चन डाल दिए दो, ठीक है ना। ए एंड बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस की जो रेशियो है वो है 3:2। कहते हैं बैलेंस शीट दे रहे हैं कि 31 मार्च 2024 की, इस बैलेंस शीट में उसने क्या क्या बोला है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन, तो सी को एडमिट किया जा रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों के साथ में। नॉर्मल पॉइंट बेटा क्या क्या लिख रहा है, कह रहा है एक तो उसे एडमिट किया गया 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, और वो इतने कैपिटल लेके आएगा। न्यू PSR दे दी है तीनों की 3:1। सी कैश नहीं लेके आ रहा, कुछ बात कर रहा है, वो भी हम पढ़ लेंगे। ये रिवैल्यूएशन का, ये सारा पॉइंट रिवैल्यूएशन का, इसमें रिवैल्यूएशन का पॉइंट पढ़ लेंगे अभी सारा, और ये भी रिवैल्यूएशन का, ये दोनों पॉइंट रिवैल्यूएशन के, एसेट लायबिलिटीज के। हमसे क्या मांग रहा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, तो मैं पहले रिवैल्यूएशन का मुद्दा खत्म कर दूं और उसके साथ साथ सही वैल्यूज बैलेंस शीट की भी डल जाएगी, फिर चलेंगे ना आगे अगली बातें जो मेन पार्टनर कैपिटल में आती है। तो जैसे उसने क्या क्या लिखा है, फर्नीचर को कम करना है 1740 से, तो फर्नीचर को कम करना है, तो फर्नीचर है कितने का, 11,600 का, तो 1740 कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इतने से कम किया, और रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में हो जाएगी, वो माइनस होके आ जाएगा, तो माइनस होके दिख गया 9860, माइनस हो गया। अगला पॉइंट क्या है, स्टॉक को भी डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो स्टॉक कितना दिख रहा है 42,800, तो 42,800 का 5% से कम करना है, तो वो चेक करेंगे 42,800 का 5% कितना बनता है बेटा, 42,800 का 5%, 2140,
तो इतने से स्टॉक कम हुआ और सेकंड इफेक्ट क्या आ गया, बैलेंस शीट में कम हो गया स्टॉक जो है। ठीक है, साथ के साथ कर देते तो ईजी हो जाता है। फिर अगला क्या, प्रोविजन बनानी है डेटर्स के ऊपर 5% फॉर बैड डेट। तो 5% की प्रोविजन बनानी है। अब बेटे डेटर्स है 70 के, प्रोविजन कुछ पहले से बनी हुई है, तो हमें 5% के हिसाब से 70,000 का 5% बना मतलब 3500, और पहले से 400 ऑलरेडी मेड है। तो जो बन चुकी है तो बन चुकी है, हम तो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल बनानी है। तो हमें बनानी कितनी है, 70,000 का 5% 3500, पर 400 पहले से बनी हुई, तो हम और कितने की बनाएंगे, 3100 की। तो पहले 400 थी, 3100 और बनाई, तो टोटल 3500 हो गई। तो डेटर 70 माइनस प्रोविजन 3500, टोटल आ गया 6500। 400 तो पहले ही हो रहा था, हमने तो एक्स्ट्रा 3100 की बनाई। कम करना होता तो फायदा हो जाता, ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा बनानी पड़ी। फिर कहते हैं प्रोविजन बनानी है आउटस्टैंडिंग वेजेस की भी 3120 की। क्या वेजेस ऊपर दे रखे, नहीं, तो ये सीधा खर्चा है भाई, वेजेस पे करनी है उसकी प्रोविजन बनानी है 3120, तो नुकसान है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया, और सेकंड फैक्ट कहाँ गया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। फिर बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, 58,400 पे लेके जाना है, अप टू तब तक लेके जाना है। तो बिल्डिंग है कितने की, 52,000 की, तो 52,000 से 58,400 पे लेके जाना है, तो 6,400 से बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। तो ये 6,400 है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के सही आ गई 68,400, ठीक है ना। देन अगला है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है कितने से, 900 से। बाय लिखा है तो इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है, 5,000 की, तो 900 से बढ़ानी है तो फायदा हो गया। तो बाय इन्वेस्टमेंट 900, और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 5,000 प्लस 900 5,900, ठीक है। देन अगला पॉइंट है क्रेडिटर्स के अंदर में इंक्लूड है कुछ 2,800 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। भाई जैसे लोग हमारे पैसे मारते हैं, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी के पैसे नहीं देंगे, क्रेडिटर दिख रहा हमने देने नहीं है, तो क्रेडिटर को कम करोगे तो लायबिलिटी कम करने का मतलब फायदा हो गया। तो 2,800 से लायबिलिटी कम कर रहे हो बाय क्रेडिटर, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, जितने क्रेडिटर दे रखे उसमें से 25,800 में से 2,800 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 23,000 आ गया, 23,000 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो मेरा पॉइंट नंबर 4 और 5 पूरा कंप्लीट हो गया, उसकी सारी बातें हो गई। और फिर इसके बाद में हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, टैली हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। यस सर। अब आपके पास में क्या है, आप देखेंगे तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाने दोनों के कितने कितने, 88 और 72, तो 88 और 72 बैलेंस वाला। फिर हमारे पास में उसने क्या बोला, वो एडमिट किया जा रहा है 16 के लिए, और वो लेके आएगा 50,000 की कैपिटल। तो कैपिटल लेके आया बेटा 50,000 की, बाय कैश 50,000, ठीक है ना, सी में, और उतने से कैश बढ़ जाएगा। तो कैश जितना पहले था वो कितना था, 31,000, तो कैश जो था पहले 31 था प्लस 50, हो सकता है ना कुछ आगे पीछे कम हो जाए, तो बात की बात है। तो बैलेंस शीट में सही कैश जाएगा, सारी एडजस्टमेंट करेंगे, तो अभी 31 था, 50 और बढ़ गया, ठीक है। अब आपके पास आते बेटा गुडविल की बात हमने करनी है, क्योंकि कोई आपके पास रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आया। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कहते हैं सी कैश में लेके ही नहीं आया हिस्सा गुडविल का जो बनता था उसका। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। तो कहते हैं जो उसकी हिस्सेदारी निकालनी हो, लेके तो आ नहीं रहा, बट जो उसकी हिस्सेदारी निकालनी है वो उसने जितना शेयर डाला है फर्म में उसके हिसाब से निकालो, कितने पैसे उसने डाले। तो ये एक्चुअली में हो गया हिडन गुडविल का पॉइंट, क्योंकि वैल्यू नहीं बता रहा। तो हिडन गुडविल के अंदर में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करते हैं। तो 50,000 इंटू 6/1 करेंगे तो पहले बनता है ये फर्म की वर्थ कितनी बनती है, टोटल कैपिटल। अगर 50,000 16 के लिए ला रहे तो फर्म की वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कितनी बनी, 3 लाख। माइनस क्या करते हैं इसमें से, जो फर्म की वैल्यू है एक्सक्लूडिंग गुडविल, बेसिकली पार्टनर्स की वैल्यू, कोई रिजर्व सरप्लस वगैरह दे रखे, लॉसेज, और जितने वो पैसे लेके आया। तो वो 88 ए का था, 72 बी का था, और 50 सी लाया, तो इतनी बन गई 210। तो हिडन गुडविल फर्म की कितनी आ गई माइनस करके 90, और उसमें उसका हिस्सा कितना हो गया 15। और ये अपनी किस में शेयर करेंगे बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो में, जिसे आप क्रेडिट इन और डेबिट न्यू भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 90,000 को जब भी क्रेडिट इन और डेबिट न्यू करना है तो क्या करना है, 90 को करना है। यहाँ गेन सेक्रीफाइस निकाल लीजिए, ओल्ड रेशियो थी 3:2, क्वेश्चन ने दी थी, और न्यू रेशियो क्या है 3:1। वैसे सेम ही आएगी क्योंकि 3:2 का रिलेशन है, तो 3:1 है, 3:2 है, तो ये सेक्रीफाइस और ये गेन आ जाएगा।
तो 3:2 में ही बांट लेंगे, ठीक है ना। तो 3:2 में जो 15,000 है वो आ जाएगा आपके पास में, तो वो अल्टीमेटली जो है ये 9,000 आ गया। तो 15,000 को या तो बोल दो 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेटली क्या है, ए और बी इतना हो रहा है और सी को इतने से डेबिट किया जाएगा 15 से, क्योंकि वो लेके नहीं आया ना कैश, तो उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनी, C to A to B, और ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। भाई सी की कैपिटल को डेबिट कर रहे, वो लेके नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको डेबिट कर देंगे और ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। और फाइनली सब करने के बाद क्या आ गई बेटा, कैपिटल की रिवाइज वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास में 97, 78, 35 आ जाएगा, 210। बेटा जो गुडविल निकालते समय डून गुडविल जो पार्टनर्स की वैल्यू को ऐड किया, अगर कोई रिजर्व वगैरह होता, पीएनएल होता, जो भी है फायदे नुकसान, वो एडलेस करने के बाद देखते हैं वैल्यू, और जो नया पार्टनर 50 ला रहा है उसको देख के। तो रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करके वर्थ कितनी बनती है इंक्लूडिंग गुडविल, और अल्टीमेटली कितना भी एग्जिस्टिंग है मिला के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। कैश जो था वो कितना था बेटा, 31 + 50 करके कितना हो गया, 81,000 हो गया। बाकी बची हुई चीज़ें रह गई, वो दो चीज़ें ही है, एक बीपी और एक बैंक कोडी, ये सेम है 8200 और 18,000। तो चेक कर लो आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो विद दिस आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बेटा। क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। नाउ मूविंग फर्दर बेटा, फोर्थ के बी पार्ट पे चलते हैं। वैसा अगेन बिल्कुल डिटो एनपीओ के चैप्टर में हमने किया हुआ, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है क्वेश्चन, इजी सा। इंफॉर्मेशन दे रहा है एक स्पोर्ट्स क्लब की, फुटबॉल क्लब की, रिलेटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 24। ये ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया और ये क्लोजिंग दे दिया। आपको वैल्यूज दे रहा है, कह रहा है सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है इस साल में और पेमेंट कितनी करी है इस साल में। कहते हैं कि बताओ कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का और स्पोर्ट्स मटेरियल का होगा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है इस साल। तो कितना कितना इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा भाई, बनता कितना है एक्रूअल के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन का इनकम कितनी बनती है और स्पोर्ट्स मटेरियल की कंजम्पशन जाएगी। और बताओ बैलेंस शीट में कैसे दिखाई जाएगी। तो बैलेंस शीट में तो ये वाली वैल्यूज ही दिखनी है, ईयर एंड की पूछ रहे हैं ना बैलेंस शीट। तो स्टॉक मेरा एसेट है, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू मेरा एसेट है और एडवांस मेरी लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो पहले हम सब्सक्रिप्शन का कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के में अगर हम बताते बेटा तो सिंपल है तरीका, रिसीव्ड कितना मिला में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है। भाई कितना बनता था और नहीं मिला, तो ओपनिंग माइनस हो जाएगा, वो इस साल मिल गया होगा। तो क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा क्योंकि वो इस साल मिला अगले साल का। आपको क्या था, अगर रिसीव्ड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड है तो ओपनिंग माइनस हो गया, लॉजिक तो हमें पता है। क्लोजिंग एडवांस माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साल में जो अगले का मिला, और ओपनिंग ऐड हो जाएगा क्योंकि कुछ इस साल का पिछले साल ऑलरेडी मिल चुका है। तो सिंबल रिवर्स होते जाएंगे। आपको लगता है आपने अकाउंट बनाना है सब्सक्रिप्शन का, बेटा आप अकाउंट बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है अकाउंट बनाना है तो वो कर लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन के केस में हमें जो बताना है इनकम वो कितनी बनेगी बेटा, रिसीव्ड कितनी है, रिसीव्ड है 2250। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 99,000, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 67,500। तो क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा, -31,500। और ओपनिंग एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड 54। आप डायरेक्टली भी बाहर वाले कॉलम में लिख दो, ये नहीं है कि दोनों ऐड दोनों माइनस को पहले टोटल करके डालेंगे सब टोटल, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी इनकम आ जाएगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, जो उसने मेरे से एक्सट्रैक्ट मांगा बेटा, उसमें दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्लोजिंग वाली है ना, और एडवांस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन और जो आउटस्टैंडिंग है वो एसेट और लायबिलिटी में आ जाएगा। अब ऐसे ही चलते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल का। स्पोर्ट्स मटेरियल के में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रेडिटर है और स्टॉक है। तो पहले क्रेडिटर अकाउंट बना के हम लोग परचेज निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। आपने प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस कर लो, इंस्टीट्यूट ने प्लस माइनस करके दिखाया, मैं क्रेडिटर अकाउंट बनवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है वो कितना है, तो वो है हमारे पास में 405। कैरी डाउन कितना है, 585। फिर पेमेंट दे रखी है, कितनी करी है, 1350। टू कैश एंड बैंक 13,50,000। तो क्या आ जाएगी, परचेज बैलेंस फिगर आ गई।
परचेज बैलेंस में रख, तो 1350 वो कैश एंड बैंक है बेटा, CNB इज कैश एंड बैंक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन, तो 1350 प्लस 585 माइनस 405, तो 1530 की हमारी क्या है, परचेज है। तो यही हमारे पास परचेज आ रही होगी 1530 की, ये रही परचेज, आप प्लस माइनस करेंगे वाला। और फिर क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस कितना खरीदा माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग था 450 प्लस परचेज कितना किया 1530 माइनस क्लोजिंग कितना बचा रहेगा 675, तो आ गई कंजम्पशन जो इनकम एक्सपेंस में जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या क्या दिख जाएगा, बस स्टॉक कितना बचा और जो क्रेडिटर है ये वैल्यूज उसने डायरेक्ट, क्लोजिंग वाली है तो क्लोजिंग वाली बताऊंगा ना, ओपनिंग में ओपनिंग वाली जा रही होगी, मैंने को क्लोजिंग वाली बतानी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बोनस मार्क्स एग्जाम के लिए, अगर हमने प्रैक्टिस करी होती है, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी भाई वो प्लस माइनस आपके पास क्यों हो रहा है, क्या चीज़ है, वो सारी बातें जो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा आ रहा है आपको BRS का, तो फिफ्थ का ये पॉइंट है, कह रहे 31 मार्च 2024 को पासबुक का जो है वो बैलेंस दिख रहा है कितना 150 क्रेडिट, और कैश बुक का दिख रहा है इतना। स्क्रूटनी में कुछ चीज़ें पता चली, हमें कह रहे BRS बना दीजिए। बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन, जहाँ दोनों के बैलेंस दिए तो आंसर तो आप खुद निकाल ही दोगे, मैं वैसे कह रहा हूँ। अब आप शुरू कहीं से भी कर सकते हो, कैश बुक को बेस लोगे तो पासबुक तक आओगे, पासबुक को लोगे तो कैश बुक तक आ जाओगे। चलो हम पासबुक को ले लेते हैं, तो अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अब हमने पासबुक में एडजस्टमेंट करनी है जिससे कैश बुक में आएंगे, ठीक है ना, उल्टा भी कर सकते हो, कैश बुक से पासबुक, ठीक है ना। तो कह रहा है उसने इशू करे थे चेक्स 80,000 के, जिसमें से 32 के ही प्रेजेंट हुए, तो बाकी क्या हुए, प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो 48,000 के ऐसे चेक्स है जो इशू तो हो गए, प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये कैश बुक है पासबुक कम करने की वजह से, इशू करने की वजह से कम हो गया कैश बुक, पासबुक कम नहीं हुई, तो पासबुक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 48,000 से आपका कम हो गया, लेस, ये लेस में जा रहा है, टोटल करके डाल रहे हैं, इंडिविजुअली करके दिखा दो ब्रैकेट में, नो वरीज। फिर चेक मिला 5,000 का, जो उसने कैश बुक में तो डाल दिया पर फॉरगॉट टू डिपॉजिट, तो इसके करने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में तो जमा ही नहीं कराया, तो अभी बैंक का बैलेंस कहाँ बढ़ेगा, तो कैश बुक ज़्यादा दिख रही है, कैश बुक ज़्यादा दिख रही है, तो पासबुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ऐड में आ गया। अगला चेक 20,022 का डिपॉजिट कराया, क्लियर नहीं हुआ, सेम बात, डिपॉजिट कराने से कैश बुक तो बढ़ गई पर अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक कम है, तो पासबुक को क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा पासबुक को 22,000 से, ठीक है ना। फिर अगला, मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट कराया इतना अमाउंट उसके बैंक में, जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में, तो किसी कस्टमर ने सीधा बैंक में पैसे जमा करा दिए, पैसे जमा कराने से क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक अभी भी कम है, तो पासबुक ज़्यादा दिख रही है, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 15,700 को, लेस, ठीक है ना। अगला, बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट 1,500 का और चार्जेस लगाए 250 के बैंक चार्जेस, तो पहले क्रेडिट की बात करते हैं। इंटरेस्ट लगाने की वजह से पासबुक बढ़ गया, जैसे पिछले में था पासबुक बढ़ गई थी, कस्टमर ने सीधा पैसे में, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कम 1,500 से, और बैंक चार्जेस लगाने से पासबुक क्या हो गई, कम हो गई बेटा, और एंट्री हमने कैश बुक में तो डाली नहीं, तो उसे बढ़ा देंगे। यही सारे सिंबल उल्टे हो रहे होते हैं अगर आप कैश बुक से पासबुक में जाते हैं, हम पासबुक से कैश बुक में आ रहे थे, तो ये ऐड हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, आपके पास में बैलेंस आ जाएगा एज पर दी कैश बुक, तो सामने आंसर है आपके। कैश बुक से भी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों दे रहा है तो किससे भी शुरू कर लो, एक ही देता फिर तो उसी को बेस बनाते हो ना, तो यहाँ तो दोनों ही दे रहा था तो किसी को बेस बना सकते थे, किसी को बेस बना सकते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकम असेस करी, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, काउंट फ्रॉम इनकम रिकॉर्ड का सेम किया हुआ क्वेश्चन है। असेसिंग द इनकम ऑफ जेवियर फॉर द फाइनेंशियल 21, 22, 22, 23 फील्स की उसने पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, उसके एसेट लायबिलिटीज दे रहा है बेटा 1 अप्रैल 21 और 1 अप्रैल 23, जिसमें 1 अप्रैल 21 के पहले एसेट्स दे रहा है, फिर लायबिलिटीज दे रहा है, और ऐसे 1 अप्रैल 23 के दे रहा है, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं इन दोनों सालों में उसने जो डोमेस्टिक खर्चा किया वो 4,000 पर मंथ किया, डिक्लेयर्ड इनकम जो है वो इतनी इतनी उसने बताई है, जो उसने रिपोर्ट करी है। कह रहा है बताओ क्या इनकम टैक्स को जो ऑफिसर को लगता है वो सही लगता है कि भाई उसने इनकम कम दिखाई है, एक्सप्लेन करो। अब इस केस में क्या करेंगे बेटा, इस केस के अंदर सिंपल सी बात आ रही है, समझो, हमें क्या करना है, उसका सही प्रॉफिट निकालना, और सही प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी जो पहली अप्रोच होती है स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड, कैपिटल कंपैरिजन मेथड जो हम बोलते हैं, उससे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग से क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालेंगे, फिर हम कैपिटल अकाउंट बोल दीजिए, स्टेटमेंट फॉर्म से टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, कितना रिपोर्ट करना चाहिए था वर्सेस कितना रिपोर्ट किया, ठीक है ना।
तो ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं अगर, तो साथ साथ आपके पास आप चाहे बैलेंस शीट के फॉर्म में बना दो, चाहे प्लस माइनस कर दो। तो जैसे एसेट है, कैश कितना है 25,500, ठीक है जी। कैश कितना हमारे पास 25,500, ठीक है। फिर आपके पास में इन्वेंट्री कितनी है 56,000, ये एसेट है, ठीक है ना, एसेट्स आ रहे हैं अभी पहले। फिर डेटर्स कितने हैं 41,500। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 190। फिर वाइफ की ज्वेलरी वो दे रहा है एसेट साइड पे, तो हम एसेट ही डाल रहे क्वेश्चन में पत्नी की ज्वेलरी को एसेट बनाया हुआ क्वेश्चन ने, क्या करे ये पर्सनल ज्वेलरी खरीद रहे होंगे तो वो काइंड ऑफ, मेरे तो यही बोलूंगा कि वो ड्राइंग्स में आ गया ना, तो घर की संपत्ति है जो इकट्ठी हो रही है, बीवी के लिए जो ज्वेलरी लिख के दे रहा है वो एसेट साइड में, हम इन्वेस्टमेंट डिबेट नहीं कर रहे, ठीक है ना। उसे एक काइंड ऑफ एंगल फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट के एंगल से दे रखा है, मतलब वो इस वजह से है, हाउएवर वो बनता नहीं है, ठीक है। फिर लाइबिलिटीज में ओइंग टू जेवियर ब्रदर, जो भाई को पैसे देने हैं तो वो लाइबिलिटी साइड पे आ गया, जो देने बाकी है तो वो लाइबिलिटीज में आ रहा है जो देने हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स है 35 के, तो क्रेडिटर भी आ गया 35 के, तो टोटल लाइबिलिटी इतनी हो गई। आप ऐसे दिखा दो या बैलेंस शीट ना दो या टी शेप में, नॉर्मल टी शेप में बनानी है। फिर अगली आ गई बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या है, कैश 16,000, अगला क्या है इन्वेंट्री डेटर 91,500, 52,500, ईजी है। फिर डेटर लैंड एंड बिल्डिंग 190, वो भी आ गया, ठीक है। फिर मोटर कार 125, वाइफ ज्वेलरी 125, 125, 125, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आ गई। फिर लोन दिया हुआ है भाई को, वो एसेट साइड पे आ गया, वो एसेट पे बोल दिया, ठीक है जी। और क्रेडिटर लाइबिलिटी में आ गया 55, यहाँ एक ही है 55। बस जी, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करी तो क्या आ गया हमारे पास, ये कैपिटल आ गई। अब आपको लगता है हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना लो, या आपको लगता है कि आपने प्लस माइनस करना है वो कर लो। तो क्लोजिंग कैपिटल जो होती है उसमें जितनी ड्राइंग्स है वो क्या हो जाएगी बेटा, ड्राइंग्स कितनी है 4,000 पर मंथ। अब ये 2 साल का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है, 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 23, तो 2 साल का गैप है, तो 2 साल की ड्राइंग्स आएगी। 4,000 पर मंथ है, 12 महीने 1 साल का हो गया और 2 साल का हो गया 96, माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग यहाँ आई, ओपनिंग यहाँ आई। आपका ये प्रॉफिट आपका बनता है दिखाना, ये एक्चुअल प्रॉफिट है। वो एडिशनल कैपिटल थी नहीं, माइनस कर देता, या इसे कैपिटल अकाउंट ना लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग्स, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो बाय प्रॉफिट आ जाएगा, ये बनता है। पर जो उसने रिपोर्ट किया वो कितना किया मेरे प्यारे बच्चों, इतना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 105 प्लस 133, 238 बन गया जो रिपोर्ट किया है। तो जो रिपोर्ट किया वो इतना किया, बाकी आपकी कम दिखाया है। सप्रेस मतलब लेस इनकम रिपोर्टेड, कितने से इनकम कम दिखाई है, कितने से इनकम कम दिखाई है। तो जो ऑफिसर की कंटेंशन थी, क्योंकि उसने पूछा है बताओ क्या वो सही सोच रहा है, तो हम उससे बोलेंगे हाँ भाई वो सही सोच रहा है, क्योंकि उसने 1,10,000 से इनकम कम दिखाई है, 1,10,000 से इनकम कम रिपोर्ट करी है, तो उसकी वजह से वो जो सोच रहा है, ऐसे थोड़ा ना इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो उसने वो सही सोचा है, ठीक है ना, उसकी कंटेंशन सही है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। देन इसी में सी पार्ट जो है बेटा, सी पार्ट जो है वो आता है, ये आपका डिबेंचर्स के चैप्टर से आता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से। ये आपका क्वेश्चन, सफारी लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफए, बैंकिंग, एनबीएफसी एंड एचएफसी। आपको वैल्यूज दे रहे हैं 31 मार्च 24, मतलब ये नॉर्मल अदर अनलिस्टेड कंपनी है, तो डीआरआर डीआरआर दोनों बातें हो जाएगी। यहाँ शेयर कैपिटल में ऑथराइज है, इशूड सर्टिफिकेट हमारे लिए रेलिवेंट ये है। रिजर्व सरप्लस में पीएनएल डीआरआर पहले से बना हुआ है, डिबेंचर्स दिए हुए चेक करेंगे तो ये इसका 10% ही बना हुआ है, बिल्कुल सही है। 180 का ही 10% है, ये 180 है। डीआरआर कितना होना चाहिए 10%, तो बिल्कुल सही बना हुआ है। और फिर नीचे ट्रेड पेबल है, पीपीए, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, और ये कितनी होती है बेटा लिमिट के हिसाब से 15%, तो क्या है 15% बनी हुई है, यस ये 15% बनी हुई है, तो डीआरआर 10 बना हुआ है, डीआरआर आई 15 बना हुआ है, ठीक है ना। तो लीगल कंप्लायंस पूरी हुई है, लीगल कंप्लायंस पूरी हुई है। फिर उसने करंट एसेट दे रखे नॉर्मल, कहता है जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है 1 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च की आपको बैलेंस शीट दे रहे हैं यहाँ पे, तो अगले दिन जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या रिजॉल्व किया, पॉइंट्स बता रहा है कुछ कुछ, कह रहा है हमसे एंट्रीज डाल दीजिए जी। हमसे सिर्फ क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज मांग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे एंट्रीज कैसे डलेगी, सिंपल एंट्रीज आ रही है बेटा। सबसे पहले उसने बोला है हम
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे रहे टू परचेज 110 रुपये का शेयर एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स, और ये बोनस से पहले दिया था। ये ऑप्शन सबने टेकअप किया, तो इसे बोलते हैं राइट इशू। इसे क्या बोलते हैं? राइट इशू बेटा। जब हम एग्जिस्टिंग वालों को शेयर खरीदने का मौका देते हैं, पैसे ले रहे हैं उसके बदले शेयर दे रहे हैं, तो वो होता है राइट इशू। अब 10 वाला शेयर है 15 रुपए में दे रहे हैं, पर हर 4 के बदले 1 शेयर है। तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? एग्जिस्टिंग बेटा इशू देख रहे हैं 30,000, तो 30,000 है अभी हमारे शेयर्स, और स्कीम क्या है 1 for 4, तो 7500 शेयर्स है जो हम देने जा रहे हैं राइट के। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? नॉर्मल, पैसा आ रहा है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और फिर कैपिटल प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 वाला 15 में दिया जा रहा है। तो 7500 शेयर इशू कर रहे हैं, तो बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर, वैसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम बोल देते हैं जनरली वर्ड, 7500 इंटू 15, 7500 इंटू 15, तो 1,12,500, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,12,500 टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 7500 इंटू 10 रुपये गया कैपिटल में और 5 रुपये गया प्रीमियम में। 10 रुपये कैपिटल में, 5 रुपये प्रीमियम में। तो ये नॉर्मल एंट्री आ गई राइट इशू की, जो इशू करे शेयर्स आपने पैसे लेके। अगला कहते हैं हमने बोनस शेयर भी दिए 1 for 5 हेल्ड। अब बेटा 1 for 5 है, अब ये किस पे लगेगा? 30,000 पे लगेगा जो पहले शेयर, नहीं 30,000 के बाद राइट भी तो दे दिया, तो हमारे शेयर हो गए थे 30,000 प्लस राइट देने के बाद इतने 37,500। इस 37,500 का 1 for 5 करना है, तो 7,500 बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। तो 7,500 मतलब 75,000, क्योंकि शेयर 10 रुपए का है, तो इतने का बोनस की 2 एंट्रीज होती है, पहले रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। रिजर्व कौन कौन से यूज होंगे देख लेते हैं। तो डीआरआर का तो कोई रोल नहीं है, पीएनएल यूज हो सकता है, पर हमारे पास कोई और भी चीज है, सीआरआर तो है नहीं। हाँ सिक्योरिटी भी हम अभी आया था ना ये, तो ये जो सिक्योरिटी में हम क्रेडिट किया ये यूज हो जाएगा बेटा सबसे पहले। तो हम अल्टीमेटली क्या है, इन कैश ही तो आया हुआ है अल्टीमेटली, जो है पैसे ही तो मिला है, तो सीआरआर है नहीं, फिर हमने सिक्योरिटी में यूज कर लिया। टोटल में कितना करना है? 75,000, 75 तो शेयर है 10 वाले, ठीक है, बाकी हमने पीएनएल से निकाल लिया बैलेंस शीट, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। दो दो एंट्रीज है, तोड़ के दिखाते हैं। तो वो एंट्री डल गई किसकी? बोनस इशू की। ये किसकी आ गई? बोनस इशू की। अब आती है बात बेटा हमारे पास जो डिबेंचर्स की बोल रहे हैं, यार रीपे करेंगे डिबेंचर को 3% प्रीमियम पे, 3% एक्स्ट्रा देंगे, तो हमारे ये रहे डिबेंचर्स जिन्हें हम 3% फालतू देना है। तो पहले ड्यू की एंट्री डाल देते हैं। ड्यू में क्या होगा? 12% डिबेंचर 180, प्रीमियम और एडम्पशन 3% के हिसाब से 5400 टू डिबेंचर होल्डर 185,400। प्रीमियम एडम्पशन को राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल टू प्रीमियम एडम्पशन, सिंपल एंट्री 5400, ये राइट ऑफ हो गया। ऊपर नीचे एंट्रीज कर सकते हो। फिर पहले बेटा हमेशा इन्वेस्टमेंट को बेचो, पहले पैसे आएंगे फिर दोगे, तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री डालेंगे, 27,000 की इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी, तो बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा, डालेंगे जरूर, करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से था, पर बेचने की तो डलेगी ना, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और फिर पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की एंट्री क्या आ गई? डिबेंचर होल्डर टू बैंक 185,400। इन्वेस्टमेंट बिक गई, डिबेंचर होल्डर पे हो गए। अब डीआरआर की आवश्यकता है, डीआरआर का कोई रोल नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वो मेरा बन जाएगा बेटा जनरल रिजर्व में चला जाएगा, तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व 18,000। तो ये सेल की एंट्री आई, ये ट्रांसफर की एंट्री आ गई जनरल रिजर्व में, ये राइट ऑफ किया था, ये हमने ड्यू किया और ये हमने पे किया, ये पे किया। पहले हमेशा देखो ड्यू की डालोगे, अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट पहले बेचोगे और पहले ही डाल दो ड्यू से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक पेमेंट की एंट्री डालेंगे, और ड्यू के बाद ही पेमेंट डलता है, राइट ऑफ है, और जो आपने जनरल रिजर्व में भेजा, ठीक है ना, डीआरआर की अब कोई जरूरत नहीं। देन कमिंग टू द लास्ट बेटा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है 20 मार्क्स का, इसमें 15 नंबर का किसका है? शेयर्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसे देखते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, वैसे किया हुआ गेन क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, होता होमवर्क में, पर मैं एक क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ पूरे का पूरा सॉल्व। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने इन्वाइट करी एप्लीकेशन 75,000 इक्विटी शेयर्स की 10 रुपये वाला 5 के प्रीमियम पे, तो 10 वाला शेयर 15 पे इशू हो रहा है, फेस वैल्यू 10 है,
पर इशू प्राइस 15 है। कहते हैं 9 रुपये पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है 5 का, तो ये एक्चुअली में 4 + 5 है क्योंकि प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है। जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे इकट्ठे ही आ रहा है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठे है, दो नहीं है। और बाकी हम किस पे मंगा रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने हो गए, 6 रुपये, क्योंकि टोटल में 9 रुपये मंगाए ना 15 में से, तो 6 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी तभी तो 15 बनेगा। कहते हैं एप्लीकेशन जो हमें मिली वो बहुत ज़्यादा आई 3 लाख की। 2 लाख वाली को तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया और उनका पैसा तो वापस ही कर दिया, 2 लाख का पूरा पैसा रिफंड। तो 2 लाख वाले को तो नील अलॉटमेंट हो रही है, और जो बाकी है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग, तो जो बाकी 1 लाख बचे क्योंकि 3 लाख की आई थी, उनको दे रहे हो 75,000 शेयर, उनको दे रहे 75,000 शेयर। फिर फर्स्ट कॉल पे कुछ लफड़ा पड़ रहा है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर पहले मैं आपकी पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जो 2 एंट्रीज है, ड्यू की एंट्री वो डलवाता हूँ, फिर मैं रिसीव पे जाऊँगा। बेटा यहाँ पर मैं क्या है, हम अपना टेबल बना सकते हैं जिससे ईजी हो जाता है, जिससे ईजी हो जाता है। तो मेरे साथ टेबल देखेंगे पहले, जो टेबल आपका बन रहा है, हमेशा आपका टेबल बनाने से ईजी होता है, एंट्री इजी ले जाती है। तो बेटा अप्लाइड जो है 2 लाख है, अलॉटेड जो है वो नील है, इनमें 1 लाख है और ये टोटल 75, तो टोटल हो गया। कितना रुपये आ रहे हैं एप्लीकेशन पे बेटा, 9 रुपये आ रहे हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो 1 × 9, तो इतने पैसे आ गए टोटल में 27 लाख, ये पहली एंट्री होगी। अब हमारे जितने लॉट कर रहे हैं इंटू 9 जाएगा शेयर कैपिटल में, और वो 2 हिस्से है, कुछ कैपिटल कुछ प्रीमियम, तो उन्होंने 2 हिस्से बना दिया। आपने इकट्ठे बनाना था, इकट्ठे बना देते, अलग अलग मत बनाओ। जो शेयर कैपिटल में जा रहा है वो 4 पे है, प्रीमियम में जा रहा है 5 रुपये, इसका तो 0 ही जाएगा क्योंकि इनको तो लॉट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2 × 4 और 2 × 5 जो अलॉट किए गए, तो 75,000 × 4 70,000 × 5, तो ये टोटल आपका हो गया तो 9 रुपीज़ के हिसाब से। तो बाकी पहले क्या लोग तो क्या ही कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, तो वो सीधा रिफंडेड वाले कॉलम में चला जाएगा, पूरे का पूरा 18 लाख, तो रिफंड ही हो गया। और अगले वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, 225। ये कैसे आई, सिंपल, 1 लाख के बदले 75 दे रहा हूँ, तो 25,000 शेयर पे एक्सेस आई ना, या निकाल लो, ये आया, ये बनता था, बाकी एक्सेस है 225 माइनस करके आ गया। जिसे निकालने का दूसरा तरीका भी है, 25,000 शेयर पे जो 9 रुपये फालतू है। अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, अलॉटमेंट सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 6 रुपये के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो इकट्ठे है, तो ये बन जाएगा 2 × 6, तो 75,000 × 6। पर उन्हें देने 4.5 लाख नहीं होंगे, उन्हें 4.5 लाख में से 225 पहले आ गए, तो कम ही देने, और उसमें कुछ बोलेगा किसी ने नहीं दिया, वो बात की बात है, तो मैं वैल्यूज को नहीं चेक करा रहा अभी। तो हमारे को एक्स्ट्रा जो पैसा है वो 225 आए, जो कॉल से एडजस्ट हो रहा है क्योंकि प्रो राटा करा। तो यहाँ पर मैं हमारी एंट्रीज बेटा, पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो 3 लाख शेयर पे 9 रुपये आए, ये टेबल से भी आ रही है वैल्यूज, ठीक है ना। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 लाख × 9, जो शेयर कैपिटल में जाएगा वो 75,000 × 4 गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 × 5 गया, वापिस जो किया 2 लाख × 9 का किया 18 लाख, और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया 225। आप इसे कॉल से एडवांस वर्ड भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सीधा लिख देते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो एक्सेस था ये वो है जो एक्सेस उनका एडजस्ट हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, 25,000 शेयर पे 9 रुपये, क्योंकि 1 लाख के बदले 75 है ना, तो एंट्री मैच करेगी। पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 75,000 × 6। अब जब रिसीव होने जा रही है तो कुछ पॉइंट आ गया, रिसीव होने पे ही मेन पॉइंट आ रहा है। तो वो ये कहता है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब बनाई, सबने पैसा दे दिया एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर जो अप्लाई किए थे राज ने, तो 1500 शेयर जो अप्लाई किए, बेटा हमें अलॉट देखने हैं भाई। अगर 1 लाख वालों को आपके पास में 75,000 अलॉट किए थे, तो जिन्होंने 1500 अप्लाई किए उनको अलॉट कितने हुए, वन 125। इतने शेयर्स पे 6 रुपये की कॉल नहीं आई, 6750। सवाल उठता, बच्चा कहता सर यही तो फिर कॉलिन एरियर बन गया। नहीं भाई, जब
सारे लोगों ने उनके जब एक्सेस पैसे एडजस्ट हुए थे तो भाई इस व्यक्ति के भी तो एक्सेस जो शेयर थे इसको भी तो कम ही देने थे। मैं ये नहीं कह सकता ना इसको 6750 देने थे जो कि इसने नहीं दिए। भाई इसने देने भी तो कम ही थे क्योंकि इसकी भी तो एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं है। तो हम इसी की बात अब करने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कितना पैसा कॉलिनेर का बनता है? तो बेटा इस व्यक्ति से आए कितने 1500 इंटू 9, इस व्यक्ति के यूज कितने हो गए 1125 इंटू 9, तो कितना एक्सेस है जो जा रहा है 3375, जो कि एक्चुअली बन रहा है 1500 माइनस 1125, तो 375 शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से इतना इसका एक्सेस पैसा मेरे पास पड़ा था जो इसे कम देना था। 375 शेयर्स पे 9 रुपए के हिसाब से जो इसे कम देना था। अब इससे ड्यू कितना है? ड्यू है आपके पास 1125 इंटू 6, पर ये ऑलरेडी आ चुका है तो इतना नहीं आया, तो हमें शॉर्टफॉल इतने की हो रही है 3375 की। अब ये नहीं कह सकते 675 भाई इसका भी तो एक्सेस है जो पड़ा है। भाई बाकियों का जैसे 2,25,000 एक्सेस है तो इसका भी तो था। तो जब मिलने की बात आएगी तो बैंक में कितना आएगा, कॉलिनेर में कितना आएगा, 2 शेयर पर शेयर। बेटा यहाँ पे 425 क्यों आ रहा है? क्योंकि 4.5 लाख में से 225 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो ये एंट्री जो है 4.5 लाख, अगर सारे लोग पैसे देते भी तो भी तो 225 ही आने थे, क्योंकि 225 तो पहले ही आ चुका एक्सेस, तो 225 आने थे। उसमें से कितने नहीं आए, वो कॉलिनेर में चला गया जो उसे एक व्यक्ति के जो भी नोट बनाया, और बाकी हमें मिले हैं बाकी लोगों के, वो उसको भी तो कम ही देने थे ना, ये तो ना उसको पूरे देने थे बाकियों के नहीं, वो भी तो उनमें से ही था। फिर कह रहे हैं इन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया, तो फोरफीचर की एंट्री क्या डालते हो, शेयर कैपिटल डेबिट 1125 शेयर है इंटू 10 रुपये। प्रीमियम डेबिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है एप्लीकेशन में। 2 कॉलिनेरियर और शेयर फोर, कॉलिनेरियर क्या आ गया ये वाला अमाउंट जितना बनता था और नहीं मिला, और शेयर फॉरफीचर होता है जितना मिल चुका है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, जितना बनता है और हमने फोरफिट कर लिया, मतलब जो फोरफिट कर चुके। अब इसको निकाला भी जा सकता है, वैसे ऐसी बात नहीं है कि कितना आपके पास में वो दे चुका है जो हमने फोरफिट कर लिया। तो एक्चुअली में अगर मैं देखूं बेटा, उसने हमें दिए तो ये पैसे थे ना 13,500 ही तो दिए थे ना, 1500 शेयर पे 9 रुपये, और उसके अंदर कुछ प्रीमियम भी था, तो इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं होता, तो 13,500 में से प्रीमियम हटा देते हैं बस। तो 1125 शेयर पे 5 रुपये के एक्सटेंड से तो प्रीमियम था, तो 1125 इंटू 5 माइनस 13,500, तो देख सकते हैं 7875 आएगा। फोरफिट का मतलब होता है कितना अमाउंट मिल गया जो जब्त किया, दैट इज ऑलवेज विदाउट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो प्रीमियम अकाउंट में पड़ा है ना। तो मिला 3500 उसमें, बाकी तो प्रीमियम में कुछ हिस्सा है, प्रीमियम का हिस्सा है, बाकी हमने फोरफिट किया, तो वही एंट्री आ रही है। री इशू किस पे किया, वो कहता है री इशू क्या है 4 रुपये के डिस्काउंट पे, तो 6 रुपये पे हो गया, तो 1125 इंटू 6 बैंक में, शेयर फोरफीचर में 4 रुपये, 2 शेयर कैपिटल पूरा, और बाकी क्या हो गया जो फोरफिट किया माइनस जो डिस्काउंट दिया कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व विच इज 7875 माइनस 4500। तो 7875 हमने जब्त किया, 4500 का हमने डिस्काउंट दिया, बाकी हमारा कैपिटल प्रॉफिट आ गया जो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा था, और किया अब ये पहले भी लेक्चर्स में एक बार आई थिंक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन जो है, और यही मॉक टेस्ट में था। तो बेटा वर्किंग नोट जरूर बनाना है। अब ये जो पहला वर्किंग नोट है आपको लगता है आपको टेबल फॉर्म में बनाना है, टेबल फॉर्म में बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब सॉरी स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो, टेबल में मत बनाओ, ठीक है। ये कॉलम नहीं भी दिखाओगे चलेगा, ये कॉलम जो है क्योंकि वो उसको करने के बाद था, ठीक है ना। आपके पास जो बाकी बात की हमने निकालना सीखा, और ये वाला भी वर्किंग नोट आपका, ये वाला वर्किंग नोट तो स्टेटमेंट फॉर्म में बन रहा है, पहले वाला आपको लगता है टेबल फॉर्म में की बजाय स्टेटमेंट फॉर्म में, वैसे कर लो, ठीक है। दूसरे वाला भी आ गया, और फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसमें 2 पॉइंट्स है, ये ए और बी होगा, ए और बी। तो इसमें क्या लिखा है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस है, इसमें एक चॉइस है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शोन बाय पासबुक एंड कैश बुक। तो भाई पासबुक और कैश बुक का फर्क बता दो क्यों आता है। भाई पूरे बीआरएस के चैप्टर में जो रीजन ढूंढते वही है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट सेक्शन चार्ज करे, डिविडेंड वगैरह कलेक्ट हुआ, डायरेक्ट पेमेंट कर दी, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया किसी ने, डिसऑनर ऑफ बिल हुआ, बिल बैंक ने कलेक्ट कर लिया, कोई गलती करी है बैंक ने, कोई गलती करी हमने, वो सारे कारण है। तो कोई भी कारण लिख दीजिए यार आप, क्या बस इसमें यह मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 कारण जरूर लिख दो, क्योंकि आधे आधे नंबर का यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग। अगर तुम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हर को तो फिर 5 लिखो विद एक्सप्लेनेशन, नहीं तो 10 लिख दो 1 लाइनर, ठीक है ना।
अगला है सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी नॉर्मली यूज होती है। तो सब्सिडरी बुक कौन कौन सी सब्सिडरी बुक के चैप्टर में सीखते हैं। एक होती है परचेज बुक, जिसमें क्या डलती है बेटा, सारी क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स जिसमें आप डील करते हो। एक होती है सेल परचेज रिटर्न बुक, जिसमें क्या डालते हो, इनकी वापसी। फिर होती है आपके पास में सेल बुक, इसमें क्या डालते हो, सारी क्रेडिट सेल्स। ये क्रेडिट वर्ड लिखना था यहाँ पे जरूरी। फिर हो गई सेल रिटर्न बुक, जिसमें क्या डालते हो, जो वापसी हो रही है, जो आपने करी थी, जो कस्टमर वापस कर रहे हैं। फिर बिल रिसीवेबल बुक, जिसमें कितने बिल आपने ड्रॉ करे उसको डालते हो, जो प्रोमिसरी नोट बीआर आपको मिल रही है वेरियस पार्टी से। फिर बिल टेबल बुक, जिसमें आपने कितनी एक्सेप्टेंस दी वो आप डालते हो, जो आपने इशू किया। फिर होती है आपकी कैश बुक, जिसमें सारी कितना पैसा है कितना पैसा गया वो डालते हो, ठीक है ना। और फिर हो गया जो बची कुची रहेगी जर्नल प्रॉपर में, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एंट्रीज जो भी फाइनल अकाउंट से ओरिएंटेड होती है, कोई किसी अकाउंट से किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया, कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो सारी चीज़ें जो किसी भी और किताब में नहीं आता। तो 1 लाइनर आपको लिखना है हेडिंग के साथ में, ठीक है ना। तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो विद दिस आपका बेटा पूरे का पूरा जो मॉक टेस्ट पेपर था सीरीज 1 बेसिकली फॉर सितंबर अटेम्प्ट के लिए, जो इंस्टीट्यूट ने कुछ दिन पहले ही निकाला था, तो मैंने पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया। होपफुली आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बस आप अच्छे तरीके से बेटा अपनी तैयारी करते जाए। मेरी बेस्ट विश और ब्लेसिंग तो हमेशा ही आप लोगों के साथ में, और आप लोगों के लिए बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट वीडियोस जो आप लोगों के लिए है, वो मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप लोग बस जी तोड़ मेहनत करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी प्रिपरेशन पर विश्वास रखिए, एंड अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। रिजल्ट भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा अगर आप एफर्ट्स अपने सही तरीके से डाल रहे हैं। अपना टेंशन लेनी बंद कीजिए, स्टे काम, स्टे फोकस, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ मेरे प्यारे बच्चों। सो ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।